सभी को नमस्कार। आज की 9th क्लास की एसएसटी के लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हम सिविक्स पे चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स के चारों लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिविक्स का लेसन 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने देखा कि चिली में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज हम देखेंगे कि पोलैंड में, जिसमें कि एक दल की शासन प्रणाली थी, उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे भी, कहानी के रूप में ही कह सकती हूँ इसे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना। भाग 2 आज हम पढ़ेंगे पोलैंड के बारे में। देखिए, कल हमने पढ़ा कि कैसे चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज हम पोलैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पोलैंड में क्या था। पोलैंड में 1980 में जॉर्ज जेरुसलेकी की नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का शासन था। इस देश में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, अर्थात यहाँ पर एक दलीय प्रणाली थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे और नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, वही इस पर नियंत्रण कर रहा था। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे पोलैंड में तख्ता पलट हुआ। देखिए, इस पर पोलैंड की सरकार को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। पोलैंड में ही 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर में लेनिन जहाज़ कारखाना था, जो कि सरकारी जहाज़ कारखाना था। यहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल क्योंकि एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से हटा दिया गया था, इसीलिए मजदूरों ने हड़ताल की। लेकिन वहाँ पर एक दलीय प्रणाली थी, तो एक दलीय प्रणाली तानाशाही के समान ही होती है, इसलिए वहाँ पर कानून के अनुसार मजदूरों को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि देश के शासक दल से अलग कोई भी मजदूर संगठन बनाने की वहाँ के मजदूरों को अनुमति नहीं थी। तो देखिए, जो जहाज कारखाने का इलेक्ट्रीशियन था लेक वालेशा, उसे 1776 में काम से निकाल दिया गया था। हड़ताली कर्मचारियों की बड़ी मांगों से वह उनके साथ हो लिया था और हड़ताल का समर्थन बढ़ता गया। धीरे धीरे पूरे शहर में यह फैल गई। अब मजदूरों ने और भी अधिक मांगे करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता, जब आप कोई चीज़ के लिए मांग उठा रहे हैं और आपके पास समर्थन नहीं है किसी का, तो आप अपनी बात इतनी मजबूती से नहीं रख पाते। जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं और आपको बहुत से लोगों का समर्थन है, तो आप उस मांग को बहुत ही सशक्त माध्यम से रखते हैं। अब जब मजदूरों को पता चल गया कि शहर के लोगों का समर्थन भी उन्हें हासिल है, तो उन्होंने अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस से सेंसरशिप हटाई जाए। अंततः सरकार को हार माननी पड़ी और लेक वालेशा, जो कि इलेक्ट्रीशियन था, उसके नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम
पर हस्ताक्षर किए और हड़ताल को ख़त्म किया। इस प्रकार सरकार ने स्वतंत्र मजदूर संघ के गठन के लिए मजदूरों के अधिकार को मान्यता दी और हड़ताल करने का भी अधिकार दे दिया। गडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसे हम सोलिडरनोस्ट कहते हैं, जिसे सॉलिडिटरी भी कहा जाता है। किसी भी साम्यवादी देश में बना पहला स्वतंत्र मजदूर संगठन था। ये सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने लगे, जिससे सत्ता में बैठे लोगों को परेशानियां बढ़ती गई। जनरल जेलेंस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, क्योंकि जब सरकार को यह अंदेशा हो गया था कि अब लोगों के सामने हमारे भ्रष्टाचार सामने आते जा रहे हैं तो हमारा नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा, तो उसने उसी समय मार्शल लॉ लगा दिया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। संगठन बनाना, विरोध करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की वापसी वहाँ पर कैसे हुई। तो देखिए 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालेशा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमज़ोर थी और सोवियत संघ से भी मदद का भरोसा ना था, क्योंकि सोवियत संघ तो खुद ही संकट के कगार में था। सन 1989 में लेक वालेशा के साथ एक समझौता वार्ता का दौर और चला और स्वतंत्र चुनाव करवाने की मांग मान ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और जिसमें से कि 99 सीटों पर उसे सफलता मिली। तो अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें एक से अधिक दलों ने पहली बार वहाँ पर हिस्सा लिया। जो लेक वालेशा इलेक्ट्रीशियन था लेनिन जहाज कारखाना में, अब वो वहाँ का क्या बन गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो देखिए इस तरह से पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब हम चलते हैं कि हम इन दो सरकारों की अगर तुलना करें तो आप क्या पाएंगे। अगर हम पोलैंड और चिले दोनों की तुलना करें तो आप क्या पाएंगे। दोनों में ही अलोकतांत्रिक सरकारें थी। चिले में पिनोशे और पोलैंड में जार जेरुसलकी के शासन में काफ़ी अंतर था। देखो चिले में तो सैनिक तानाशाही थी। अगर हम अंतर देखें तो अंतर ये है कि वहाँ सैनिक तानाशाही थी, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। तो पोलैंड की सरकार का दावा था कि मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है वह, तो जबकि पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। ये दोनों सरकारों में अंतर था कि एक तरफ तो सैनिक तानाशाही थी और एक तरफ एक पार्टी की सरकार थी। तो चलिए अब ये बच्चों के लिए काम है। आपको इसमें देखिए हमने 5 तरह की सरकार देखी चिले और पोलैंड में। सबसे पहले चिले में आयंदे की सरकार थी, उसके बाद सैनिक तानाशाही आई जिससे कि पिनोशे का वहाँ पर राज स्थापित हुआ। उसके बाद फिर से जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो मिशेल वहाँ के राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऐसे ही पोलैंड में जारोजेल्स्की का एक पार्टी वाली सरकार थी। उसके बाद एक से अधिक पार्टियों वाली लेक वालेशा की सरकार आई। तो ये जो चीज़ें आपको ऊपर दी हुई हैं छोटी छोटी कटिंग्स, आपको इन्हें इन खानों में भरना है कि कहाँ पर क्या आएगा और बताना है।
चलिए इससे आगे का हम कल करेंगे, वो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें हम मैथ्स से अलग अलग उन्हें डिस्कशन उनके ऊपर होगी काफ़ी लंबी, तो इस वाले भाग को हम कल करेंगे।